दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेल यानी कोशिका को समझने वाले हैं। और कोशिका जो होती है वह क्लास 11th और क्लास 9th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इस वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आज हम पूरे अच्छे तरीके से और अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम शुरू में कोशिका के जो बेसिक हैं उसको समझेंगे, मतलब कोशिका होती क्या है। फिर उसके बाद इसके अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों को एक एक करके पूरे तरीके से समझने वाले हैं। अब समझते हैं हम ये कोशिका होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोशिका जो होती है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, ठीक है। और इसे अनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। अब अनुवांशिक इकाई क्यों कहा जाता है वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोशिका समझते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार जो घर है वह एक ईंट से मिलकर बना होता है, एक छोटी ईंट से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार ये जो कोशिका है उससे पूरा शरीर का निर्माण होता है। ये तो ठीक है, कोशिका से शरीर का निर्माण होता है, पर लेकिन कोशिका से सीधा डायरेक्ट शरीर का थोड़ी ना निर्माण होता है। कोशिका सबसे पहले एक छोटे रूप में होता है, फिर वह कोशिका विभाजित होकर ऊतक का निर्माण करता है। ये ऊतक तंत्र बनाता है, ऊतक तंत्र अंग का निर्माण करता है, अंग तंत्र बनाता है, फिर उसके बाद वो अंग तंत्र ही एक शरीर कहलाता है। अब ईंट एक सबसे पहले तो दीवार बनाएगा, ठीक है, दीवार से फिर उसके बाद कमरा, कमरे से पूरा ये घर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो कोशिका है वह पूरे शरीर का निर्माण करता है। अब ये कोशिका जो है वह कहाँ पाई जाती है, तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग है ना वो सभी इन्हीं कोशिका छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। पूरी दुनिया में जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीव जो हैं वह कोशिका से ही मिलकर बना होता है उनका शरीर। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जीवाणु, ये सभी जो जीव हैं वो कोशिकीय ही होते हैं, कोशिका से ही मिलकर उनका अंग बनता है। दोस्तों, कोशिका को हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखिए कोशिका कितनी छोटी होती है ये मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि एक नमक है ना, नमक, सिर्फ नमक का एक दाना लीजिए। अब उस नमक के दाने को 4 से 5 से 6 भागों में तोड़िए। जब हम उसको 4 से 5 भागों में जैसे कि तोड़ लिए, जैसे कि ये नमक है, इस नमक को हम 4 से 5 भागों में तोड़ देते हैं। इस 4 से 5 भागों में एक भाग को जब हम देखेंगे तो वो तो नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो उसी आकार का एक कोशिका होता है। अब सभी में अलग अलग प्रकार की कोशिका, जैसे कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो विश्व में सबसे बड़ा कोशिका है। अगर हम मानव की बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ठीक है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। और पूरा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है। अब देखिए भैया, सबसे छोटी कोशिका अगर कहें तो माइकोप्लाज्मा बस मत कहिएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहिएगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है वो माइकोप्लाज्मा का एक प्रजाति है जो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है पूरे विश्व में, ठीक है। अगर माइकोप्लाज्मा कहिएगा तो बहुत सारे प्रकार के माइकोप्लाज्मा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इतना छोटा एक कोशिका होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा और इन्होंने ही कोशिका नाम दिया। पर किस आधार पर दिया कोशिका का नाम भाई? एक ओक का पेड़ होता है, उस ओक का पेड़ जो है वह एक छाल से ढका होता है, जो मृत होता है, मृत ऊतक से ढका होता है। उस मृत ऊतक को कार्क कहते हैं। ये कार्क आपने कुछ बॉटल में भी देखा होगा जो ऊपर से ढका होता है, ढक्कन के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को कहते हैं कार्क। उसी कार्क को उन्होंने क्या किया कि पतले लेयर में काटा सबसे पहले, ठीक है, और उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखी, बहुत सारी ग्रुप में, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब ये जो संरचना है ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखी उन्हें, एक कोष्ठ के समान दिखी, एक कमरे के समान दिखी। अब ये कमरा जो है वह एक कोष्ठ कहलाता है, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। फिर 1675 में आते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया कि इन्होंने अपने एक रचना की, एक सूक्ष्मदर्शी की रचना की, ठीक है। तो वो जो सूक्ष्मदर्शी जो रचना की थी वो 200 गुना जूम करके किसी भी चीज को देखा जा सकता था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात करें तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सजीव मतलब कोशिका को देखा था। अब इसके बाद आए अपने रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन अलग अलग हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अब ये केंद्रक कैसे दिखा उन्हें? तो आर्किडिया नामक एक पौधा होता है, उस पौधे में एक फूल होता है बहुत ही ज्यादा
सुंदर दिखता है और सुगंधित भी होता है। उस पौधे के जड़ में उन्होंने कोशिका तो देखा, लेकिन कोशिका के साथ साथ उन्हें केंद्रक भी दिखाई दिया। फिर उसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पादप और जंतु कोशिका के अध्ययन किए। देखिए, स्लाइडेन अलग है, अलग वैज्ञानिक हैं, और स्वान जो है वो अलग वैज्ञानिक है। स्लाइडेन का पूरा नाम मैल्थियस जे स्लाइडेन है और स्वान को हम थियोडोर स्वान के नाम से जानते हैं। मैल्थियस जे स्लाइडेन जो है वह वनस्पति वैज्ञानिक है और स्वान जो है वह जंतु वैज्ञानिक है। हम इसे शॉर्ट में स्लाइडेन एवं स्वान कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में बताया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्लाइडेन और स्वान दोनों जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत तो दिया, लेकिन कोशिका सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें ये नहीं बताया गया कि एक जो कोशिका है, ये कोशिका और बहुत सारे कोशिका कैसे बनता है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। मतलब ये जो एक कोशिका है, इससे ही मिलके बाकी सब कोशिका बने होंगे, है कि नहीं। तो ये एक कोशिका विभाजित होता होगा ना, तभी तो अंग का निर्माण करेगा, तभी तो पूरा शरीर का निर्माण होगा, है कि नहीं। तो ये ऐसा बताने में ये असमर्थ रहे। रॉबर्ट विर्को ने बताया कि जो एक कोशिका होती है वह कोशिका विभाजन करती है। जब वो एक कोशिका विभाजन करती है तो एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब उसके बाद जो मैं बताया था कि ये मतलब आनुवंशिक इकाई भी होते हैं हमारे शरीर के लिए। अब आनुवंशिक इकाई कैसे होते हैं, तो आनुवंशिक इकाई कुछ इस प्रकार होते हैं कि तो ये जैसे कि कोशिका है, वैसे मैं बेंजीन की संरचना नहीं बनाया हूँ, ठीक है, कोशिका है ये, इसको कोशिका मानो भैया। इस कोशिका में ना एक केंद्रक होता है, इस केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा डीएनए क्या होता है, ठीक है, 9th क्लास में 10th क्लास में इसका जिक्र हुआ है। जो हमारे जो मतलब आनुवंशिकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो विकास है ना, उसको बढ़ोतरी देने का कार्य करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। किस प्रकार करता है, जैसे कि अगर एक इंसान है, जब वो नया संतान उत्पन्न करता है तो उसी के जैसे दिखता है कि नहीं, उसी के जैसे समानता है। तो उसी के जैसे क्यों है, उसका हाथ जो है वो एक ही ठो क्यों नहीं रह जाता है, उसका आँख 2 क्यों होता है, 4 क्यों नहीं होता है। तो उसका जो निर्णय है ये डीएनए करता है, और यही डीएनए जो है वह गुणसूत्र के रूप में केंद्रक में उपस्थित होता है, किसके, कोशिका के। तो इसलिए कोशिका को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए ना, तो इसमें 2 अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से अंतर, पादप कोशिका के और जंतु कोशिका के अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मतलब कोशिका के अंतर, ठीक है। तो बाकी देखा जाए तो दोनों ही अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिका अंग है, उसको तो आपको पता जैसे भी रट लोगे, लेकिन उनका कार्य ही पता नहीं होगा, ठीक है। तो उसको याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहेगी। जब आपको अंग पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंतर और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहला अंग देखते हैं। सबसे पहले कोशिका अंग में सबसे पहले हम कोशिका भित्ति समझेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। तो ये कोशिका भित्ति जो होती है वह पौधों में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पौधों में जब पाई जाती है ना, तो ये सेलुलोज की बनी होगी। जंतु में अभाव होता है, मतलब कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर कोशिका भित्ति अगर कवक का है, ठीक है, अगर कवक में कोशिका भित्ति की बात करें तो वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होता है वह कंकाल का काम करती है। जैसे कि हमारा जो शरीर है उसमें हड्डी है, ठीक है। अब ये हड्डी जो है वो हमें सहारा प्रदान करता है, चलने फिरने में मदद करता है कि नहीं। तो इसमें जो ये कोशिका भित्ति है ना, वह उसको सहारा प्रदान करती है। सबसे पहले है मध्य पटलिका, जिसे मिडिल लैमिला कहते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद है द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। फिर तृतीय कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल। तो देखिए मध्य पटलिका जो है ना, वह सीमेंट का कार्य करता है। सीमेंट का कार्य करता है, जैसे कि 2 ईंट है ना, तो 2 ईंट के बीच में खांचा होता है, ऊपर नीचे पूरा होता है, ठीक है। तो उसमें सीमेंट भराया होता है, सीमेंट भरते हैं ना, ताकि वो ईंट जो है वह एक दूसरे से जुड़े रहे। उसी प्रकार जब कोशिका रहता है ना, कोशिका जैसे कि ये कोशिका है ना, तो इस कोशिका के इस भाग में
ये भरे रहते हैं। यही भित्ति जो है ये भरे रहती है और एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये इसी के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब ये मध्य पटलिका जो है ना वह कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि ये मध्य पटलिका जो होता है ना वह लिग्निन और हेमीसेल्यूलोज की भी बनी होती है कुछ कुछ पौधों में। अब देखिए ये तो समझ में आ गया मध्य पटलिका क्या है, कैसा है, ये सब चीज। फिर उसके बाद दूसरा आता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल। ये जो होता है वह पैक्टेट, हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो जैसे कि ये कोशिका है ना, तो ये कोशिका में मध्य पटल है, जैसे कि ये मध्य पटल है, जैसे कि ये कोशिका है, दोनों ओर पाए जाते हैं, मतलब बीच में मध्य पटल है तो उसके आजू बाजू में ये प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। ये जो होती है ना वह जल योजित होती है, मतलब इसे जल में घोला जा सकता है, लचीली होती है और पतली होती है। तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गया, इसको याद रखना है आपको, पैक्टेट, हेमीसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड। तो द्वितीयक कोशिका भित्ति क्या है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन रुक जाता है, कोशिका वृद्धि रुक जाती है, जैसे कि कोई कोशिका विभाजन हुआ है ना, तो उसमें कोशिका की जो वृद्धि है वह अगर बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो उसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य क्या है? तो जैसे कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो इसके चारों ओर इसमें ना जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अब ये जीव द्रव्य जो होते हैं ना वह कोशिका के जो अंग है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसको बांध के रखे रहते हैं ताकि इधर उधर भाग मत जाए सब, ठीक है। तो ये जो कोशिका द्रव्य जो है ना वह धीरे से हल्का सा बाहर निकल जाता है और उसको एक लेयर बना देता है। अब वही लेयर जो है ना वही द्वितीयक कोशिका भित्ति कहलाता है। यह हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज की बनी होती है और कुछ में यह लिग्निन और सुबेरिन की भी बनी होती है। तो ये द्वितीयक कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो कभी कभी आपने प्लाज्मोडेस्माटा नाम सुना होगा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना वही इन जो छिद्र है ना द्वितीयक कोशिका भित्ति के निर्माण में जो छिद्र बनता है उसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसे वृज भी समझ सकते हैं, जैसे कि बीच में अगर नदी बह रही है और एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वृज का निर्माण कर देते हैं ना, तो उसी प्रकार इसमें छोटे रूप में वृज का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ प्लाज्मोडेस्माटा। अनावृतबीजी पौधे और आवृतबीजी पौधे आपने पढ़ा होगा, जिस मतलब ऐसे बीज होते हैं जिनमें छिलका होता है उसे आवृतबीजी कहते हैं और जिसमें छिलका नहीं होता है उसे अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। तो जिसमें छिलका नहीं होता है अनावृतबीजी पौधे, अनावृतबीजी पौधों में यह पाई जाती है और बाकी में द्वितीयक कोशिका भित्ति तक के सीमित रहता है। तो ये लिग्निन की बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन। लिग्निन का जमाव हो जाता है ना तो इसका निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्सरी सेल वॉल, ठीक। जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ते हैं उनको ही यह पता होता है। जैसे कि पादप कोशिका है, पादप कोशिका में क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन 11th क्लास के बच्चों को ये पता होता है कि भले ही जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है लेकिन उनमें कोशिका कवच होता है। ये कोशिका कवच ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वह ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड का बना होता है। ये तीनों से मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं वही सुरक्षा प्रदान करते हैं जंतु कोशिका में। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वह कुछ ही जंतुओं में पाए जाते हैं, बाकी जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। और यही ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना वह जंतुओं के कोशिका भित्ति को पहचानने में मदद करता है और सहारा भी प्रदान करता है। तो इसका दो काम हो गया है कि नहीं। तो ये इसको दूसरा मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये पौधों में नहीं जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो कोशिका झिल्ली देखते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली दोनों एक ही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होते हैं वह 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है एंजाइम। इन चारों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अब देखिए ये जो कोशिका झिल्ली है वो कार्य क्या करता है। देखिए प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रचलन या गति में मतलब प्रचलन और गति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये जो आयन होते हैं, अणु होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका आदान प्रदान करना है ना, तो वो स्कैन करने का कार्य यही करते हैं। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो
स्कैनर का काम करता है, मतलब किसको आना है किसको जाना है उसका निर्धारण जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है दोस्तों, जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका के, जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली है ना, तो उसके अंदर उपस्थित होता है। कौन? जीव द्रव्य। जैसे कि ये कोशिका है मान लेते हैं, अब ये कोशिका है ना, तो इसके अंदर पूरा बहुत सारे तरल पदार्थ पाए जाते हैं और ये तरल पदार्थ केंद्रक और कोशिका, मतलब केंद्रक और कोशिका झिल्ली दोनों के बीच में होता है, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य जो होता है ना, वह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और जल से मिलकर बना होता है। जटिल कोलाइड विलयन कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका अंग होते हैं सभी, कुछ बहुत सारे कोशिका अंग होते हैं। ठीक है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, गोल्गी हो गया, ये सब चीज़। तो इसको क्या करता है? ये बांध के रखता है, इधर उधर झपाझप मत करे करके। ठीक है, नहीं तो फिर पता चल रहा है लाइसोसोम जो जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो वो एक दूसरे से टकराएगा, अरे मेरे तू छेड़ रहा है ऐसे करके, तो वो ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो फिर कोशिका ही मर जाएंगे। ठीक है, ये जीव द्रव्य वही मदद करता है कोशिका के अंगों को बांधने के लिए। ठीक है, ये जो जीव द्रव्य होता है वो इसके दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो केंद्रक को तो हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिका द्रव्य क्या होता है उसको अभी थोड़ा सा समझेंगे हम। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें दो प्रकार की होती हैं। हाइलोप्लाज्म क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है, उसको हम समझेंगे। दोस्तों, हाइलोप्लाज्म जो है इसमें जो संग्रहित पदार्थ पाए जाते हैं, संग्रहित पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह पौधों में ना स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, और जंतुओं में यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, अरंडी हो गया, ये ऐसे प्रकार के जो पौधे होते हैं इनमें यह पौधों के बीज में ल्यूरान के रूप में क्या होते हैं? संचित रहते हैं। कौन? प्रोटीन। लेकिन जंतु क्या करता है? जंतु इसका संश्लेषण करता है, ना कि संचित करता है। उसको और लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं? तो इसको लेना पड़ता है, बार बार उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि उसको जीवन जीना है, ऊर्जा चाहिए उसको। ठीक है, काम करने के लिए। तो ये जंतु जो होती हैं, जंतु कोशिका जो होती है वह इसका संश्लेषण करते हैं। ये जो लिपिड होते हैं वह जंतुओं में तेल की बूंदों के रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ पौधों, मतलब कुछ कुछ जैसे पादप होते हैं जो तेल देती हैं, उनकी कोशिकाओं में ये लिपिड जो होती हैं वह पाई जाती हैं। दोस्तों, अब कोशिका के स्त्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ समझते हैं। स्त्रावी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्त्राव करते हैं, मतलब तो जैसे कि हमें गर्मी लगता है तो हमें से मतलब हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, तो ये स्त्रावी पदार्थ। तो उसी प्रकार इसमें स्त्रावी पदार्थ जैसे कि एंजाइम है, विटामिन है, मरकंद है, हार्मोन है, ये आदि जो होते हैं वह स्त्रावी पदार्थ होते हैं। कोशिका पाचन है, श्वसन है और आदि क्रियाओं में जो है भाग लेते हैं ये एंजाइम, विटामिन, हार्मोन। तो उत्सर्जी पदार्थ में जैसे कि टैनिन है, सुगंधित तेल है, ठीक है, रेजिन है, खनिज द्रव्य हैं और एल्केलाइड्स हैं। ये जितने भी आपको ये उत्सर्जी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं। अगर इन पदार्थों को कोशिका से अगर नहीं निकाला जाए या नहीं निकलता है, अगर मान लो किसी कारणवश अगर नहीं निकलता है ये हानिकारक पदार्थ, तो कोशिका वो मृत हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, इनका निकलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं पदार्थ ये पौधों में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो इन उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है? तो दोस्तों, ट्रोफोप्लाज्म बहुत सारे कोशिका अंग के समूहों को कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोशिका अंग एक साथ ट्रोफोप्लाज्म कहलाते हैं। ऐसा अब इस ट्रोफोप्लाज्म के अंतर्गत बाकी इतने सारे जो कोशिका अंग हैं वो पाए जाते हैं। आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं। अब इसमें से कुछ कोशिका अंग पौधों में पाए जाते हैं, कुछ कोशिका अंग जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका अंग के आधार पर इनका अंतर होता है। जितने भी कोशिका अंग है जब आपको पूरा पता चल जाएगा तो आप खुद अंतर पता कर सकते हैं कि किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाया जाता है। उसके आधार पर आप एग्जाम में उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये जितने भी कोशिका अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतःपृथ्वी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी काय, लाइसोसोम, ये सभी को हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं
लाइन से। दोस्तों पहला अंग देखते हैं कोशिका के, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन गृह या ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका विद्युत गृह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यह श्वसन का कार्य करता है और ऑक्सीकरण का भी कार्य करता है। अब ये जो श्वसन है और ऑक्सीकरण है वह 4 चरणों में पूरा होता है, लेकिन जंतु की कोशिकाओं में यह 3 चरणों में पूरा हो जाता है या चौथे चरण में भी पूरा हो जाता है। बाकी पौधों में यह 4 चरण होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पौधा एक जगह शांत खड़ा रहता है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आधा से ज़्यादा ऊर्जा तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन बना लेता है कि नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है पौधों में, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में वैज्ञानिकों का क्या महत्व है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है कोलिकर। कोलिकर ने 1850 में सबसे पहले इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। फ्लेमिंग ने फिर उसके बाद अध्ययन किया और इसका नाम रख दिया फिलिया। ठीक है, अल्टमान ने इसका अध्ययन किया तो इसका नाम रख दिया बायोब्लास्ट रख दिया। ठीक है, और बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और ऐसा माना जाता है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, है कि नहीं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो अल्टमान जी ने ऐसा बताया कि पहले के समय में जब कोशिका का निर्माण नहीं हुआ था तो ये स्वतंत्र रूप से ऐसे विचलन करते थे और प्रोकैरियोटिक थे। जब धीरे धीरे विकास होने लगा तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वह एक कोशिका में कोशिका के अंग के रूप में संग्रहित होने लगे, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने ही ऐसा अपना प्रस्तावना दिया, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब देखिए, श्वसन का कार्य जो है ना 4 अवस्था में पूर्ण होता है। तो मतलब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, पौधा है, पौधा में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह ऊर्जा अपने लिए बनाता है और हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है कि कोशिका जो है वह श्वसन तो कर रहा है, अपने लिए श्वसन कर रहा है, लेकिन ऊर्जा बना के दे रहा है अपने शरीर को, हमारे शरीर को। ठीक है, तो ये जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले प्रारूपिक अम्ल का निर्माण होता है। वह प्रारूपिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है किसमें, क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र में वो एंजाइम ए का निर्माण करता है। ठीक है, पूरा क्रेब्स चक्र में जब एंजाइम का पूरा ऑक्सीकरण होता है तो इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या होता है कि इसमें 2H का एक अणु मिलता है। 2H अणु का फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जब होता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जो होता है जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब एटीपी का निर्माण होने के बाद यह एटीपी ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब जैसे कि कोई मैराथन दौड़ रहा है और उसको जीतना है तो वो तो दौड़ेगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, पैर को चाहिए। ठीक है, अब पैर को जब ऊर्जा चाहिए तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह पैर में उस ऊर्जा को अच्छे तरीके से भेजेगा ताकि वो बढ़िया से दौड़ सके और जीत जाए। अब ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया कि एटीपी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पौधा होता है वह सबसे पहले बीज का अंकुरण होता है, तब तो पौधा बनेगा ना। तो जब बीज का अंकुरण हो रहा है ना तो उसको पोषण चाहिए। उसकी जो कोशिका है ना वह लिपिड का संश्लेषण करनी है और उसका पोषण देती है ताकि वह वृद्धि कर सके। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें एटीपी क्या होता है, श्वसन क्या होता है और ये सब चीज क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऊर्जा गृह या विद्युत गृह कहते हैं। कोशिका का विद्युत गृह किसे कहा जाता है, अगर आपको पूछे एग्जाम में तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये जो लवक होता है ना इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11 के हिसाब से देखा जाए तो आपको अच्छे से और पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्टिड और क्रोमोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड जो है ना वह 3 प्रकार का होता है और क्रोमोप्लास्टिड जो है वह 4 प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्टिड क्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहला है एमाइलोप्लास्टिड, इसमें स्टार्च का निर्माण होता है। और दूसरा है इलायोप्लास्टिड, इलायोप्लास्टिड में तेल या वसा का संग्रहण होता है। ठीक है, एल्यूरोप्लास्टिड में प्रोटीन का संग्रहण होता है। अब फिर उसके बाद क्रोमोप्लास्टिड देखते हैं। क्रोमोप्लास्टिड जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और नीले हरे क्रोमोप्लास्ट। अगर हम यहाँ पास क्लोरोप्लास्टिड की बात करें, क्लोरोप्लास्ट में 3 प्रकार के चीजें पाई जाती हैं, 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A, B, C, D ये यहाँ पास क्लोरोप्लास्टिड हो गया। ठीक है, और इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन
और ये हरे रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब फियोप्लास्ट देखते हैं। फियोप्लास्ट में यह भूरे रंग का वर्णक है, मतलब यह भूरे रंग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कि भूरे रंग के सवाल होते हैं, जैसे कि डाइटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ये सवाल उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, रोडोप्लास्ट यह लाल रंग को वर्णित करता है, मतलब ये लाल रंग का जैसे कि सवाल पाया जाता है ना, तो उसमें यह पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्लास्ट। नील हरित क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो नील हरित क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह नीले रंग को वर्णित करता है और हरे रंग को वर्णित करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं C-फाइकोसाइनिन और C-फाइकोइरिथ्रिन। दोस्तों, हमने लवक के बारे में बहुत सारी जानकारी तो प्राप्त कर ली है क्लास 11th के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक है जो पौधों में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन इसकी जो क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है वह कैसे दिखती है और यह ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है और इसमें जो क्लोरोफिल होती है वह कहाँ उपस्थित होती है, इसी को आज हम इसमें समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल को समझेंगे कि ये क्लोरोफिल क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो पौधों में यह 8 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल की जो संरचना है कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। अब इसमें मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होते हैं वह महत्वपूर्ण होते हैं सभी क्लोरोफिल में। ठीक है, और ये पत्तियों में सबसे ज़्यादा उपस्थित होते हैं और इसलिए इनका रंग जो होता है वह हरा होता है। जैसे कि क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए में CH3 मेथिल समूह जुड़ा होता है और क्लोरोफिल बी में CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। ठीक है, अगर हम क्लोरोफिल ए की जो मूलानुपाती सूत्र है उसको देखें, जिसमें C55 H72 O5 और N4 और Mg1 होगा। बाकी क्लोरोफिल जो बी है उसमें भी सब सेम रहेगा, बस ऑक्सीजन का फर्क रहेगा। इसमें 5 रहेगा, इसमें 6 रहेगा। तो ये सूत्र जो है याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे तो बता सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम अगर दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो Mg होता है ना, तो क्लोरोफिल की संरचना में Mg जो होता है वह बीच में होता है। फिर उसके बाद जो N होता है मतलब नाइट्रोजन होता है वह चारों ओर उसके होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के वर्णक के अलावा पौधों में और कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। उनमें से एक वर्णक है कैरोटीनाइड और दूसरा वर्णक है फाइकोबिलिन। कैरोटीनाइड जो होता है वह कैरोटीन और जेंथोफिल के मतलब कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर बनता है। कैरोटीन में जो होते हैं वह बहुत सारे प्रकार के कैरोटीन पाए जाते हैं पौधों में। ठीक है, कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कैरोटीनाइड बनाते हैं। देखिए, अब पौधों में क्या है कि क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है ना वो बहुत होती है, इसलिए उनका रंग जो होता है ना वह हरा दिखाई देता है। लेकिन कुछ पौधों में जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है कुछ कारण से, तो उनमें जो रंग है पीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें कैरोटीनाइड की मात्रा जो होती है वह ज्यादा होती है। अब इसके बाद इसमें है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन भी एक क्या है, नीले हरे रंग के वर्णक होते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ये दोनों मिलकर फाइकोबिलिन बनाते हैं। मतलब इन दोनों को एक साथ फाइकोबिलिन कहा जाता है। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका सूत्र जो है कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, इसमें जो है 6CO2 जो है वह 12H2O के साथ मतलब पानी के साथ अभिक्रिया करता है। किसके उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और फिर उसके बाद पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हमने क्लोरोफिल समझ लिया है। अब इसमें हम क्लोरोप्लास्ट की जो है वो संरचना देखने वाले हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। सबसे पहले तो यह 2 भागों का बना होता है, वो है सीमा निर्धारण झिल्ली जिसे कहते हैं हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जो डबल मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो होता है वह लाइपोप्रोटीन का बना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसकी जो लंबाई होती है वह 40 एंगस्ट्रॉम से 60 एंगस्ट्रॉम तक होती है और इसकी चौड़ाई जो होती है वह 25 से 75 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या है? आपको मैट्रिक दिख रहा होगा। इस मैट्रिक
ये जो मैट्रिक होता है वह एक जलीय पारदर्शी पदार्थ होता है, मतलब एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जेली जैसा, और इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स को ही स्ट्रोमा भी कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स कहें या स्ट्रोमा कहें एक ही बात है। इसी मैट्रिक्स में ना जगह जगह ऑस्मोफिलिक ड्रॉप्स होते हैं, इसी को हम ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स। जो मैट्रिक्स होती हैं इनकी सतह पर छोटे छोटे बेलनाकार संरचनाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है, और इसी बेलनाकार संरचना को हम कहते हैं ग्रेना। अब एक ग्रेना है तो ग्रेना कहेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ग्रेना जो होते हैं उसे ग्रेनम कहते हैं। तो एक ग्रेनम में बहुत सारी ग्रेना उपस्थित होती हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, अगर एक क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इसमें 40 से 60 ग्रेना होते हैं। तो प्रत्येक ग्रेनम में बहुत सी डिस्क के आकार की झिल्लीनुमा थैलियां उपस्थित होती हैं, जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। जो थैलेकॉइड होती है ना, एक ग्रेनम में, जैसे कि एक ग्रेनम है, 1 ग्रेनम दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उस एक ग्रेनम में थैलेकॉइड की जो संख्या होती है वह 50 तक होती है, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रोमल लैमेली दिख रहा है, राइट, या स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं, तो ये स्ट्रोमल लैमेली एक झिल्लीनुमा नलिका के रूप में होती है, मतलब एक पाइप जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही होगी, छोटी सी या बड़ी सी, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेनम होता है ना, ग्रेनम, तो उस एक ग्रेनम में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के जितने भी ग्रेनम हैं उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो देखा आपने कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह संरचना में कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कुछ ऐसा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, मतलब जो विकसित कोशिका होते हैं उन्हीं में ये पाया जाता है, अविकसित कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है, खुरदुरा वाला होता है, चिकना वाला होता है। तो खुरदुरा वाले को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकने को बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, खुरदुरी वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो उसमें सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? सूक्ष्म कणिकाएं, जो उसको खुरदुरी बनाती है, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म कणिकाएं पाई जाती है या उपस्थित होती हैं। ऊ है ना, ये ऊ 3 नहीं है, ऊ है, तो उपस्थित, ऊ का मतलब है उपस्थित, ठीक है। तो सूक्ष्म कणिकाएं जब उपस्थित होती है ना, तो उसमें राइबोसोम उपस्थित होती है। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होती है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना, उसमें सूक्ष्म कणिकाएं अनु होती हैं, मतलब अनुपस्थित होती हैं। अनुपस्थित होती है ना, तो इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब इसका कार्य जो होता है ना, वह प्रोटीन का निर्माण करता है, अनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है, मतलब केंद्रक से कोशिका द्रव्य तक, बस केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अगर भेजना है या केंद्रक से किसी दूसरे कोशिका द्रव्य में भेजना है ना, तो इसका कार्य जो है, इसको स्थानांतरण का जो कार्य है ना, वह अंतः प्रद्रव्य जालिका करती है, ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तो देखिए, ये जो क्या करता है कि रसधानी प्रणाली बनाता है, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो किसके साथ बनाता है? तो ये आधार द्रव्य मैट्रिक्स के साथ बनाता है और उसको सहारा प्रदान करता है। तो यह क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है इसी प्रकार। और फिर उसके बाद रसाकर्षण या परासरण से यह पदार्थ का विनिमय करता है। और परासरण का ना एकदम बेस्ट उदाहरण क्या है जानते हो? तो उसका उदाहरण है किशमिश और बादाम। मेरे को एक दोस्त ने बताया था कि बादाम जो है ना, बादाम या किशमिश को आप पानी में डुबोकर जब सुबह उसको खाते हो ना, तो आपका दिमाग बढ़ता है, ऐसा करके मुझे बताया था। वो मतलब मैं भी सोचा कि अच्छा बढ़ता होगा, तो फिर उसके बाद करके मतलब खा के देखते हैं ऐसे करके। तो मैंने क्या किया कि एक कटोरी में पानी लिया और बस उस पानी में किशमिश और बादाम को डाल दिया। उसके बाद जब मैंने सुबह उठकर देखा ना, तो बादाम फूल गया था, मोटा हो गया था, और किशमिश भी मोटा हो गया था, फूल गया था। अब देखिए, कटोरी में जब पानी था ना, पानी की जो सांद्रता थी वो क्या थी? अधिक थी। छोटा छोटा बादाम डाला ना, तो इसमें जो है इसकी सांद्रता जो है ना वो कम है। तो जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब किसी घोल का प्रवेश होता है या स्थानांतरण होता है, तो उसे रसाकर्षण या परासरण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो जैसे कि कोशिकीय पदार्थ होता है, कोशिकीय पदार्थ, तो उसका विनिमय मतलब उसका स्थानांतरण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो किस प्रक्रिया से करता है? तो परासरण से करता है। और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह लिपिड मतलब वसा का अवशोषण करती है, संश्लेषण करती है, वसा बनाता है, चर्बी बनाता है एक प्रकार से, ठीक है। दोस्तों, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको
सेंट जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा था और इसका नाम जो है कैमिलो गोल्जी ने बर्न उल्लू, एक उल्लू होता है उसमें, और बिल्ली की जो तंत्र की कोशिका है ना उसमें इसको देखा था। ठीक है, ये सिस्टर्नी, आशय और धनियों 3 चीजों से मिलकर बनता है क्या, गोल्जी का। ठीक है, और इसका जो अभिरंजन है वह सूडान ब्लैक द्वारा होता है। इसका यह जो है ना लिपिड्स का संग्रहण करता है, वसीय पदार्थ जो होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं उसको संग्रहण करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम मैंने पढ़ेंगे अभी, तो लाइसोसोम का निर्माण करता है। और जंतु में ना जब शुक्र जनन होता है, शुक्राणु का जब निर्माण होता है ना, तो उसमें एक्रोसोम का निर्माण करता है। और कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिकाओं का निर्माण करता है कौन, गोल्जी का। ठीक है, और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो अब समझते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। ये राइबोसोम होता है, इसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वह आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं तथा ये द्विसंयोजी आयन जैसे कि Mg+ है उसमें, मतलब Mg+ भी इसमें पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के राइबोसोम में अलग अलग प्रकार के अनुपात होते हैं प्रोटीन और आरएनए के। जैसे कि अगर 70S की बात की जाए तो इसमें 2:1 होता है, और 80S की बात की जाए तो इसमें 1:1 होता है। दोस्तों आपको यह पता तो चल गया कि जो राइबोसोम है वह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन और यह प्रोटीन बनाता है। एक प्रकार से राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन बनाता है, लेकिन खुद प्रोटीन से मिलकर बना है और आरएनए से मिलकर बना है, तो और कहाँ से इसको प्रोटीन मिलता होगा। तो देखिए हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, मतलब रफ ER जो होता है वह क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह जैसे कि अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो केंद्रक से थोड़ा सा चिपका हुआ होता है ना, तो इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये तो केंद्रिका जो होता है ना, यही केंद्रिका आरएनए का निर्माण करता है। जब प्रोटीन और प्रोटीन और आरएनए दोनों जब आपस में मिलते हैं तब राइबोसोम का निर्माण होता है। तब ये तो आपको समझ में आ गया कि राइबोसोम का निर्माण होता कैसे है। तो ये एस जो होते हैं यह एक प्रकार से समय है जो इनके बनने की अवधि को मतलब समझाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो उनमें यह 80S प्रकार की राइबोसोम होती है, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें 70S प्रकार की राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो ये छोटा होता है और एक बड़ा वाला राइबोसोम होता है। ठीक है, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, हम इसमें प्रोकैरियोटिक लेते हैं एक में, और एक में यूकैरियोटिक लेते हैं। अगर कोशिका यूकैरियोटिक होगा, अगर वो जीव यूकैरियोटिक होगा तो उसके कोशिका में जो छोटा वाला राइबोसोम होगा वो 40S होगा, और एक और होगा वो होगा 60S। ठीक है, 60S प्रकार के राइबोसोम और 40S प्रकार के राइबोसोम होंगे। और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए तो इसमें 30S प्रकार का राइबोसोम छोटा वाला होगा, और 50S प्रकार का राइबोसोम जो होगा वह बड़ा वाला होगा। तो ये दोनों जब मिलते हैं ना, ये दोनों प्लस हो गए हैं कि नहीं, तो ये दोनों जब मिलते हैं ना तब 70S बनता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 50 और 30 दोनों को मिलाएंगे तो कितना बन रहा है, 80S बन रहा है, जबकि ये तो 80S नहीं है, 70S है। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब ये छोटा वाला भाग बड़े वाले भाग से जब मिल रहा होता है तो इसका आधा भाग जो होता है ना, अब इसका इतना भाग जो है वह इससे मिल गया है। तो इसलिए अगर गणना के हिसाब से देखा जाए तो मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो इतना होता है, मतलब 80S होता है। लेकिन जब यह इसका आधा भाग जो होता है वह 50S में डूब जाता है, इसलिए इसकी गणना में हम इसे 70S ही कहते हैं, ना कि 80S। ठीक है, तो ये बनाता है भैया 70S। 40S जो होता है उसका आधा से ज़्यादा भाग जैसे इस प्रकार है, आधा से ज़्यादा भाग जो है वह 60S से मिल जाता है,
घुस जाता है उसमें एक प्रकार से, ठीक है। इसकी जो गणना है वह बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से ATS माना जाता है। तो ये आपको समझ में आया हो। अब देखिए ये जो ATS होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसमें जो 70S होता है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। अब देखिए जो ATS प्रकार का राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें जो 40S होता है, पहला भाग जो छोटा वाला होता है, छोटा वाला राइबोसोम जो होता है ना, और ये बड़ा वाला राइबोसोम होता है, तो इसमें जो 40S प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसमें 18S rRNA और 30 प्रकार के प्रोटीन मिले होते हैं। और इसका जो 60S प्रकार के जो राइबोसोम होता है, 60S जो बड़ा वाला राइबोसोम होता है, इसमें 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA और 50 प्रोटीन मिलकर ये 60S बनाता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके ATS बनाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार इसमें जो है वह 30S जो है वह 16S rRNA और 20 प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर उसके बाद इसमें जो 50S हैं इसमें, तो वो 23S rRNA, 5S rRNA और 30 प्रोटीन का मतलब 30 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये इस प्रकार के हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब समझते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इसमें जो होते हैं एंजाइम, बहुत सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं, और इसका निर्माण जो होता है ना वह ER या GB के द्वारा होता है। मतलब ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और GB मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जो होती है उससे इसका निर्माण होता है। अब इसका जो खोजकर्ता है वो है डी डुबे। डी डुबे, देखिए डी डुबे है वो, डी डुबे नहीं है, ब नहीं है वो, व है, व वजन की व, ठीक है। तो डी डुबे अगर आपको याद रखना है तो दीन डुबे से याद रख सकते हो, दीन डुबे से, ठीक है। तो ये आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। तो ये पाचक एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसको लाइसोसोम नाम दिया, किन्होंने, डी डुबे, दीन डुबे ने, ठीक है। तो ये इसमें ना 24 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, फास्फेटेज, सल्फेटेज आदि प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब इन्हें आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है वह विघटित होते हैं। तो ये जब लाइसोसोम से बाहर निकलते हैं ना, तब जो अपना लाइसोसोम है वह आत्महत्या कर लेता है बेचारा, मतलब वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसमें खुद की कोशिका को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। अब खुद की कोशिका को नष्ट करने की क्षमता पाई जाने के कारण इसे हम ऑटोफेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मृत कोशिका का पाचन करते हैं, मतलब यह जो लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है वह मृत कोशिका को गला के बाहर कर देता है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ चोट वोट लग जाता है या और कुछ हो जाता है तो उसमें की कोशिका जो होती है वह मर जा रहती है, तो आसपास की कोशिका जो होती है उसमें लाइसोसोम की मात्रा को बढ़ा देता है और फिर उसके बाद वहाँ से जो मृत मतलब कोशिका होती है उसका पाचन करके उसको अलग कर दिया जाता है। दोस्तों अब पश्म और कसाभिका देखते हैं। पश्म को कहते हैं सिलिया, कसाभिका को कहते हैं फ्लैजिला। अब ये पश्म जो होते हैं ना वह छोटे छोटे होते हैं। कई कोशिकाओं में पश्म होते हैं और जीवाणुओं में भी पश्म ही पाए जाते हैं और फ्लैजिला ही पाई जाती है, जिससे वह प्रचलन करती है, एक जगह से दूसरी जगह गमन करती है, ठीक है। देखिए ये पश्म जो होते हैं ना वह छोटे छोटे होते हैं, जो 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होते हैं। और ये कसाभिका जो होते हैं वह लंबे होते हैं, 150 माइक्रोन तक के होते हैं। इनकी संख्या जो होती है वह अधिक होती है, 300 से 1400 तक होती है इनकी संख्या। और इनकी जो संख्या होती है वह कम होती है, 1 होती है, 2 होती है और ज़्यादातर 5 होती है, ज़्यादातर 6 भी हो जाती है। लेकिन एकदम ऐसे 300, 400, 1400 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यह संपूर्ण सतह पर पाई जाती है, मतलब कोशिका के, जैसे कि ये कोशिका है तो इस कोशिका के पूरे सतह पर पाई जाएगी, एकदम पूरा एक ठोक सतह पे पूरा पाई जाती है, ठीक है। और यह जो होती है वह सिर्फ सिरे या पश्म में पाई जाती है, या तो ये आगे में पाया जाएगा या तो पीछे में पाया जाएगा। तुल्यांकित तथा अनुक्रमित गति करती है और कंपित गति करती है। यह तरंगित गति करती है, यह अलग अलग गति करती है। अब देखिए इसमें समझने का ये है कि देखिए तुल्यांकित मतलब होता है कि एक ही समय में एक ही जैसी गति करती है, ठीक है।
और ये अनुक्रमित मतलब एक ही क्रम में, मतलब एक समय में एक क्रम में गति करती है, ठीक है। और कंपित का अर्थ यह है जब ये गति जब होती है ना, जब ये गति करेंगे और आप अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कंपन कर रहे हैं, तो इस प्रकार यह गति करती हैं। और यह तरंगित गति करती है, मतलब यह बड़े बड़े होते हैं तो ये घुमावदार गति करती हैं, जैसे कि ग्राफ में होता है ना, ऐसे ऐसे इसी प्रकार ये गति करती हैं, मतलब तरंग के समान गति करती है, तरंग। और ये अलग अलग कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि अगर 3-4 ठोक कोशिका साभिका है इसी में, तो सभी की गति जो है ना वो अलग अलग होगी। तो ये हो गया अपना सिलिया और फ्लैजिला, पश्म और कशाभिका। दोस्तों अब रिक्तिकाएं समझते हैं। तो रिक्तिकाएं क्या होती हैं? देखिए, यह अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी हुई एक रिक्त स्थान होती है जिसे हम रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। और देखिए, पादप कोशिका में यह ज़्यादा मात्रा में होती है, जंतु कोशिका में कम मात्रा में होती है, मतलब दोनों में पाई जाती हैं रिक्तिकाएं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें ना अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरा होता है। उस अर्धपरागम्य झिल्ली को रिक्तिकीय झिल्ली कहते हैं या टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यह रिक्तिकीय झिल्ली या टोनोप्लास्ट जो होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, ठीक है। अब जो रिक्त स्थान होता है ना, तो उस रिक्त स्थान में ना कई प्रकार के, जैसे प्रोटीन है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, और ऐसे बहुत सारे लवक इसमें भर जाते हैं। और इसी भर जाते हैं ना, तो इसी को हम कहते हैं कोशिकीय रस। उसमें रस जमा हो जाते हैं, रस भर जाते हैं सब, तो उसको क्या कहते हैं? कोशिकीय रस कहते हैं। अब ये तो समझ में आ गया आपको कि ये रिक्तिका होता क्या है। तो देखिए, ये बनता कैसे है ये भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो जैसे कि जंतु है या पौधा है, उसमें बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे वृद्धि होती है ना, तो उसमें जीव द्रव्य की धीरे धीरे कमी होने लगती है। जब जीव द्रव्य की कमी होती है ना, तो उस स्थान में खाली स्थान बन जाना है, और उस खाली स्थान को ही रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, फ्रेविसलिंग के अनुसार, जो एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार पौधे जो होते हैं ना, जब वृद्धि करते हैं तो उनकी जो कोशिका होती है ना, उसमें जीव द्रव्य के भरने के लिए उचित प्रोटीन नहीं बनता है, इससे रिक्तिका बनता है। कहने का अर्थ ये है कि जब उचित प्रोटीन नहीं बना पाते हैं जीव द्रव्य को भरने के लिए, तब रिक्तिका का निर्माण होता है, और वो रिक्तिका जो होती है उस कमी को पूरी करती है, ठीक है। समझ में? जैसे जैसे पेड़ पौधे वृद्धि करते जाते हैं ना, पहले जब वो वृद्धि नहीं हुआ रहता है ना, तो इधर उधर बिखरे रहते हैं कोशिका में। कौन? ये वैक्यूल, ये रिक्तिका। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वृद्धि करते जाते हैं ना, तो ये जो रिक्तिकाएं होती हैं वह आपस में जुड़कर एक बड़ी रिक्तिका बनाती है। तो अब ये तो समझ में आ गया। लेकिन कई प्रकार के जो प्रोटोजोआ होते हैं, तो प्रोटोजोआ वाले जो जीव होते हैं उसमें रिक्तिकाएं जो होती है वह संकुचनशील होती हैं, मतलब वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो यह विभिन्न पदार्थों को एकत्र करते हैं और फिर उसके बाद यह प्लाज्मा झिल्ली के बाहर, मतलब प्लाज्मा झिल्ली तक ले जाते हैं और बाहर कर देते हैं इसको, ठीक है। रिक्तिका का कार्य जो होता है वह भोज्य पदार्थों को संग्रहण करना होता है, और पौधों में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और अमीनो अम्ल, ये बाकी जितने भी पदार्थ जो आवश्यक होते हैं उनको संग्रहित करके रखता है, ताकि बीच बीच में काम आए तो देते लेते रहे। परासरण बताया था, तो परासरण की जो क्रिया होती है ना, उस पर भी यह नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। मतलब परासरण द्वारा किसी भोज्य पदार्थ को आकर्षित करना है या मतलब उसको लेना है, तो यह उसी क्रिया में भाग लेती हैं। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ये मेरा सबसे पहला लंबा वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और इसको बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए उनको कि क्लास 11 की जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यह एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।